अपन ये कह सकते हैं कि नवनीत जी राणा बहुत ज्यादा गर्व में आ गए, हाँ, घमंड में घमंड में आ गई। तो एक सवाल मेरा और था कि जैसे उनका एक स्टेटमेंट और है, और हाँ। अभी वो तो बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ जी, वहाँ जी, जी। घूम रहे हैं, हाँ, और पता नहीं उनमें कहाँ से शक्ति आ गई या फिर क्या कॉन्फिडेंस मिला है। तो वो दावे से कह रही है कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। कहीं ये मुस्लिमों के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है? नहीं, मुस्लिमों के लिए खतरे की घंटी नहीं है। ऐसा है, जैसा आपने कहा कि वो अभी स्टार प्रचारक की भूमिका में नवनीत राणा को बीजेपी वालों ने लिया है जी। और बीजेपी का शुरू से ही फंडा ये है कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। ये एक उनका घोष वाक्य हो गया। कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ जो है यूपी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी यही शब्द दोहराए थे, इस देश में रहना है तो आपको जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा क्योंकि ये सनातनी धर्म का देश है। तो यही फंडा बीजेपी के बहुत सारे लोग, यही घोष वाक्य बीजेपी के बहुत सारे नेता भी आजमाते हैं। नवनीत राणा जी 2019 से ही बीजेपी कैंप में शामिल हो गए। भले ही कांग्रेस के कोटे से चुनकर आई है, राष्ट्रवादी के कोटे से चुनकर आई है, अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टियों ने या दलित समाज के और मुस्लिम वोटों के भरोसे जीत कर आई है, लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हो गई, बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने बीजेपी के घोष वाक्य को अपनाना चालू कर दिया। आपने देखा है ना, वो उद्धव ठाकरे जी के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना अट्टहास उन्होंने किया कि मैं मातोश्री के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। ये गर्व ही है ना, ये बीजेपी का जो तरीका है सामान्य जनता के सामने अपने दावे को सशक्त रूप में प्रस्तुत करने का है। ये जो उनका तरीका है बीजेपी का, नवनीत राणा ने 5 साल में अपना लिया। नवनीत राणा सीख चुकी है कि सामने जनता के ऊपर अपना प्रभाव कैसे डाला जाए। उन्होंने किया है, उद्धव ठाकरे के घर के सामने, मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जेल यात्रा करना पड़ा उसकी वजह से उन्हें। देशद्रोह का भी केस भी दाखिल हुआ, अभी तो ठीक है, सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने देशद्रोह की सजा, वो केस ही खत्म कर दिया संविधान से, वो धारा ही निकाल दिया, लेकिन वो जेल जाने से भी नहीं डर रहे। और उद्धव ठाकरे के घर के सामने जो उन्होंने तमाशा खड़ा किया पूरे देश ने देखा है। ठीक है, जेल गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अभी ओवैसी के सामने, एआईएम के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी साहब, हैदराबाद में नवनीत राणा जी गई प्रचार के लिए, बीजेपी के कैंडिडेट थे वहाँ पर, माधवी जी करके, उसके प्रचार के लिए गए तो वहाँ उन्होंने दोहराया कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। भाई धर्म है, जय श्री राम है, श्री राम जी सबके भगवान है, वो मुस्लिम हो हिंदू हो उसका कुछ लेना देना, वो भगवान है। लेकिन इस देश में दूसरे भी धर्म के लोग रहते हैं, दूसरे भी समाज के लोग रहते हैं, दूसरे भी जातियों के लोग रहते हैं, उनको जबरदस्ती आप जय श्री राम बुलवा कर इस देश का वासी नहीं बना सकते। इस देश में यहाँ जिंदा रहने का, इस देश में वास करने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित है। नवनीत राणा जी भूल गई है, उन्हें ऐसा घमंड आ गया है कि जो बीजेपी करेगी वो मैं यहाँ करूँगी, जनता से कुछ लेना देना, ऐसा उनका मानस दिखता है। इतना सुनने के बाद में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़वंत जी से बात की जाए, एक मुलाकात उनसे ली जाए? आपका कहना बिल्कुल सही है विनोद जी, और आज ही उनसे बात करता हूँ और उनकी मुलाकात लेता हूँ, तो देखता हूँ कि उनका दृष्टिकोण क्या है जी। ठीक है ना, आज करते बात उनसे। बलवंत जी का इंटरव्यू लेना भी था क्योंकि अभी भावी खासदार सांसद है, तो उनका इंटरव्यू लेना लाजमी भी है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक क्लिप और है, शरद पवार जी की क्लिप आप देखिए, क्योंकि शरद पवार जी ने जो गलती किया था उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, आप देखिए जरूर जी। ठीक है, चलिए, और इंटरव्यू उसके बाद में हम करते। चूक झाली की चूक पुन्हा कधी होणार नाही, सांगायची आहे की एक चूक माझ्याकडनं झाली। 5 वर्षाच्या पूर्वीची जी निवडणूक होती, त्या निवडणुकीमध्ये
लोकसभेच्या उमेदवाराला मतदान करा म्हणून मी काही जाहीर सभा घेतल्या. लोकांनी माझा संदेश स्वीकारला. आम्ही ज्यांना पाठिंबा दिला त्यांना खासदार केलं आणि गेले 5 वर्षाचा त्यांचा अनुभव हा बघितल्याच्या नंतर माझ्या मनात अस्वस्थता होती की कधीतरी जावं आणि अमरावतीकरांना सांगावं की आमच्याकडून चूक झाली, ही चूक पुन्हा कधी होणार नाही आणि ती चूक आता दुरुस्त करायची आहे. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के इस प्लेटफॉर्म पर और स्वागत है राजीव गांधी सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल पर। आज हमारे साथ है हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार और भावी सांसद श्री बलवंत जी वानखड़े, अमरावती लोकसभा सीट। बलवंत जी आपका स्वागत। बलवंत जी, अमरावती की लोकसभा सीट जो है वो इस देश की, इस भारत देश की सबसे लोकप्रिय और चर्चित सीट है। इसका कारण अमरावती लोकसभा सीट की वजह से लोकसभा में पिछले 2019 के लोकसभा में सोनिया गांधी जी को लोकसभा सीट का विपक्षी नेता भी नहीं था। कारण ऐसा था 2019 में जैसे ही नवनीत राणा राष्ट्रवादी और कांग्रेस की वजह से चुनकर आई थी और दूसरे दिन उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया। इधर कांग्रेस की सीट टोटल 54 थी, 55 नंबर चाहिए था उनको और 55वां नंबर नवनीत राणा जी का था। इसकी वजह से लोकसभा में विपक्ष का नेता पद सोनिया गांधी जी को नहीं मिला। ये कारण जो है, तो इस चीज़ के लिए आप क्या सोचते हैं कि ये जानबूझकर गद्दारी की गई है नवनीत राणा की ओर से कांग्रेस के लिए, या फिर सहयोगवश हुआ, या फिर इसमें कुछ षड्यंत्र की आपको हुआ? नहीं, षड्यंत्र की बात नहीं। वो पहले ही हमारे गठबंधन माननीय शरद पवार साहब, उन्होंने जब उनको उम्मीदवारी दी तभी हमारा विरोध था कि हम चाहते थे हमारे यहाँ के नेता बबलू देशमुख, यशवंतभाई ठाकुर, वीरेंद्र जगताप, ये सब चाहते थे कि इनको अगर उम्मीदवारी देना है तो अपने चिन्ह पर दो, अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाओ, अपक्ष के लिए पाठिंबा मत दो, क्योंकि ये उनकी जो विचारधारा है वो पहले से उनकी विचारधारा भाजपा की थी। और वैसा देखा जाए तो हमने ये भी हमारे दोनों ने ये भी बताया था कि वो जो रवि राणा की डीपी जो है वो डीपी पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनका फोटो था, इसलिए हमको पहले से मालूम था कि ये भाजपा की विचारधारा के अंतर्गत उनको अपक्ष करके पाठिंबा नहीं देना चाहिए। तो भी शरद पवार साहब ने उनको पाठिंबा दिया और चुनाव लड़े। हमने कांग्रेस वालों ने उनकी सभा भी ली थी कि तुम ऐसा ऐसा करोगे, तो उन्होंने नहीं बोला हम चुनके यहाँ से आएंगे, यहाँ ही रहेंगे, ये उन्होंने बोला था। फिर भी वो 2 महीने में नहीं, 1 महीने में 14वां दिन में वो भाजपा के साथ चले गए, उनको समर्थन दिया, उनका लेटर जो है उनको दिया। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो अलायंस में चुन के आए उन्होंने भाजपा को जी कैसा हो गया इस नवनीत राणा की गद्दारी की वजह से पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई संसद, लोकसभा संसद पूरे 5 साल बगैर विपक्ष के नेता पद से चला। विपक्ष का नेता पद मतलब केंद्रीय मंत्री का दर्जा, जो दुर्भाग्य कांग्रेस को नहीं मिला इस एक सीट की वजह से, इस एक गद्दारी की वजह से। बहरहाल एक और दूसरी चर्चित बात इस लोकसभा में, अमरावती की लोकसभा में आपके द्वारा हुई है, क्योंकि पूरे भारत में मैंने भी बहुत सारे उम्मीदवार के घोषणा पत्र देखे, मैनिफेस्टो देखे। आपका एक घोषणा पत्र आया, वचननामा जिसे कहते हैं, और उसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया आपने, किसानों के लिए जो काम करने का आपने जो वचन दिया, वो वचननामा की आपको प्रेरणा कैसे मिली? नहीं, वो तो प्रेरणा नहीं, वो हमारे जो चुनाव में जो नीति
नीति नीति आयोग। रखी है। हाँ तो हमारा जो यशवंत अमर जी यशवंत एक अंकल थे, उनका लड़का ईश्वर दत्त, इसकी आइडिया थी और उसका सजेशन था कि अगर अपन ने लोगों को एफिडेविट करके बोला कि मैं ये काम करने के लिए प्रयास करूँगा, तो प्रयास करने के लिए लोग तो सारे प्रयास करते हैं, तो प्रयास करने वाले थे, पर अगर प्रयास करा तो करने के लिए एफिडेविट पर दिया कि हम दावे के साथ निश्चित तौर पे प्रतिज्ञा लेके, ऐसा उसका अर्थ है कि जो काम है हाँ वो काम के लिए हाँ हमने एफिडेविट दिया। लोगों के जितने जाने के बाद लोगों को बहुत पसंद आया वो चीज़, और लोगों को लगा कि मैंने विश्वास रखा, मैं लोगों को अपील हो जाएगा अपील हो आपके जाएगा। नाम की वजह से। तो हमने वो एफिडेविट किया और लोगों ने नहीं, एक कांग्रेस का घोषणा पत्र जो आया और मैनिफेस्टो राहुल जी के द्वारा, उसमें एक बड़ा मुद्दा है जो 5 न्याय योजना की, जो 5 न्याय योजना है, लेकिन उसमें एक बड़ा मुद्दा है किसान न्याय योजना। और वो राहुल जी ने कहा है, बाकायदा जो उनके भाषण होते हैं लोकसभा जहाँ प्रचार के लिए जाते हैं, तो उसमें लिखा है कि एक आयोग बनेगा किसानों का। नहीं, जो किसानों के 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव में उन्होंने जो बोला, जो हाँ। जुमलेबाजी थी, उसमें ये भी जुमला था कि किसानों का जो आय दुगनी हो जाएगी। आय दुगनी हो जाएगी, दुप्पट हो जाएगी। अभी तक 2014 से कैसी दुप्पट हो जाएगी ये उन्होंने बताया नहीं, ना हुआ। तो राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि किसान ये यहाँ का मालिक है और किसान के भरोसे पर अब सब उसमें किसान के जो फसल है उसको जब अगर दाम नहीं मिला तो उनका जो उत्पन्न आय है दुप्पट नहीं हो जाएगी ना। नहीं, जैसे आपका वचननामा है, जो शपथ पत्र दिया है, वो शपथ पत्र का एक बैकग्राउंड अगर राहुल गांधी जी के किसान न्याय योजना का अगर देखा जाए तो किसानों के लिए आयोग बनाने की उन्होंने बात की है, बहुत सारे भाषणों में कहा और बाकायदा लिखा है मैनिफेस्टो में। तो आयोग बनने के बाद, जैसे महिला आयोग होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वगैरह है, तो आयोग के बनने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि किसानों की जो आय दुगुनी है इस बार चौगुनी हो जाएगी? नहीं, किसान के बारे में सबको पर राहुल गांधी का वैसा नहीं, किसानों से जुड़े, किसानों की जो हालत हुई अभी देखा तुमने कि पंतप्रधान भाषण कर रहे थे और लोग बोल रहे थे टैक्स पर हुई हाँ, अभी कल परसों क्योंकि यहाँ का किसान बहुत खड़ा होते जा रहा है, उसके साल में हो जाती और मार्केट में जाने के बाद मार्केट में जाने के बाद अपना कोई जिसका व्यापार है वो उसका भाव बताता, पर किसान ऐसा है कि उसका भाव वो नहीं बता सकता, इसके हाथ में नहीं। तो किसान के हाथ में नहीं चाहिए इसका भाव। अगर आयोग तो निश्चित तौर पर किसानों की नहीं, आयोग बना तो कानूनी अमली जमा हो जाएंगे, वो तो डेफिनेटली कर सकते हैं, और राहुल जी की दूरदृष्टि है और वो डेफिनेटली काम करेंगे। बलोच एक आते हैं हम अभी दलित मुद्दे पर। पूरे भारत देश में 2023 के जो लास्ट में सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, उसी दिन से जनमानस में ये भावना थी कि इस बार का जो चुनाव होगा 2024 का, वो होगा जनता वर्सेस बीजेपी। जो जनता के साथ रहेगा वो पार्टी आएगी, लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद दलित समाज के जो रिपब्लिकन पार्टियाँ थी, इवन बाबा साहब आम्बेडकर की वंचित आघाड़ी है, या फिर आठवले साहब की रिपाई है, लोही साहब की रिपाई है, योगेंद्र गौड़ साहब की तिरिपा है, फिर भी इन्होंने सामान्य जनता से विद्रोह करके या विरोध करके जो अपने कैंडिडेट खड़े किए, आपके विरोध में भी खड़े किए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस बार जो वोटिंग हुई है परसेंटेज, वो जनता की ओर से रिपब्लिकन मूवमेंट के विरोध में विद्रोह है? तो
नहीं, विद्रोह की बात नहीं। सब लोगों को मालूम है कि देश में संविधान खतरे में है। बाबा साहब का जो संविधान है वो बोल रहे हो, और जो बाबा साहब की विचारधारा पर जो चलना था वो चल रही नहीं। इस वजह से यहाँ का जो नागरिक है, वो चाहे दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी यहाँ का देश का नागरिक हो, वो सब नाम में है, क्योंकि वो यहाँ की लोकशाही खत्म होना है ना, देश खत्म होना, देश खत्म होना है ना, आदमी खत्म होना चाहिए। ये मुद्दे पर लोगों ने यहाँ पर कुछ दलित का विषय नहीं, ना किसी का विषय ना। बलवंत जी, एक मोदी सरकार, बीजेपी सरकार के बारे में कहते हैं कि जिसने भी बीजेपी को या मोदी सरकार को वोट नहीं दिया वो हिंदू होने के बावजूद हिंदू नहीं है, ऐसा कहा जाता है, प्रचार किया है बीजेपी सरकार की ओर से। अब वो तो पागल हो गए। हाँ, ठीक है। अब तो वैसे ही क्या हुआ कि इस समय में, इस लोकसभा में जो दलित समाज ने जो वोटिंग किया है कांग्रेस को या फिर चुनकर आने वाले कैंडिडेट को, ये जो अम्बेडकरवादी जो पार्टियां है उनके जो कार्यकर्ता उन लोगों को दलाल कहते हैं, गांधी के हरिजन कहते हैं, यहाँ तक कि आप अम्बेडकरवादी ही नहीं है ऐसा कहते हैं। इस बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्यों बोल रहे हैं? नहीं, हम और आप भी तो उसे सुपारी से आते हैं। सीधा है, वो उन्होंने भाजपा से सुपारी ली थी, और सुपारी लेने के बाद क्या बोलेंगे, आप अम्बेडकरवादी नहीं, आप दलाल हैं, यही कारण है। देश का पंतप्रधान हाँ, ये भाषा कर रहा है, जो कि राजा है, उनको ये भाषा नहीं होनी चाहिए उनसे। तो क्या बोल रहे हैं, हिंदू दलित, हिंदू मुस्लिम यानी खुले आम मुस्लिम के नाम पर बात करेंगे। जी हाँ। या क्या नहीं? अभी मंगलसूत्र की बात आएगी, मंगलसूत्र कांग्रेस, आपके मंगलसूत्र निकाल के कांग्रेस वाले और मुस्लिमों को दे देंगे, जहाँ ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा उनका स्टेटमेंट। अब पंतप्रधान को ये भाषा अच्छी नहीं लगती। जो भी मन में आया, जो भी नया वो करते हैं, सही में तो सही गाना, जो सही कारण तो उनके जान पर आई। हमारा पंतप्रधान ये भाषा बोलता, ये पूरे देश में नहीं, वर्ल्ड में उनकी प्रतिमा सिर्फ। बोलो जी, एक लास्ट एक प्रश्न लेता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल थे राहुल जी के साथ, आपने आंखों से देखा है। उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, देश का भविष्य क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल जी के हाथ में है, या राहुल जी ज़्यादा न्याय कर पाएंगे? देखो, राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, तो सही मायने में तो जो भारत आज खतरे में है, आज जो हिंदू मुसलमान में जो लोगों में, सब लोगों में भावना है डर की पैदा हुई, वो डर निकालने के लिए पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लोगों के मन में विश्वास पैदा किया, और साथ साथ में पूरे भारत का अभ्यास किया, सब जात का, धर्म का, पंथ का, भौगोलिक परिस्थिति का, इसका उसका सबका उनको अभ्यास हुआ है, और उस वजह से और ये नई शक्ति मिली उनको, लोग उनके साथ जुड़े, लाखों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़े, इसलिए शक्ति पैदा हो गई। आज वो शक्ति का न्याय यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, इसके वजह से पूरे देश में माहौल आज कांग्रेस का बना हुआ है, और लोगों को लग रहा है कि ये लोगों ने उनको पप्पू कहा था, अब ये दिखा पप्पू पापा बन गए। पापा कैसे ताकतवर नेता है। भारत जोड़ो यात्रा का ये ताकतवर कैसे नेता है, ये सब भारत जोड़ो यात्रा के आपका ऐसा प्रसंग जो आपको यादगार लगता है, ऐसा प्रसंग आपने भारत जोड़ो यात्रा? नहीं, तुम भी भारत जोड़ो करो, राहुल गांधी के ऊपर किताब लिखी, वही मेरे स्मरण। अरे वाह, धन्यवाद जय भीम। तो ये थे हमारे साथ लोकप्रिय उम्मीदवार बलवंत वानखड़े, और आने वाली 4 तारीख को डेफिनेटली अमरावती लोकसभा से सांसद बनकर दिल्ली में जाएंगे और अमरावती का लोग प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसे अभिलाषा के साथ जय भीम, सपने जय भीम, धन्यवाद।
वाह राजू जी, बहुत ही शानदार मुलाकात हुई आपकी और बलवंत जी की। धन्यवाद विनोद जी। लेकिन राजू जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पूरी पिक्चर में, हाँ इस लोकसभा के पूरे माहौल में हाँ यशोमती जी का बहुत बड़ा किरदार है और बहुत ज्यादा हावी है सभी पे? नहीं नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्योंकि यशोमती ठाकुर जी का जो रोल है इस पूरे माहौल में जी या पूरे लोकसभा के प्रोसेस में, जी बलवंत जी की टिकट लाना, दिल्ली से महाराष्ट्र को लाना, महाराष्ट्र से अमरावती में लाना, और उसके बाद में बलवंत जी के लिए प्रचार करने के लिए जी जान लगाना, ये यशोमती जी का कमाल ही माना है। क्योंकि आपने देखा है पूरे देश में कांग्रेस के जितने भी अकाउंट है, बैंकिंग अकाउंट है, वो पूरे फ्रीज कर दिए। कांग्रेस ने पार्टी फंड के नाम पर 1 रुपया भी किसी भी उम्मीदवार को अभी तक भेजा नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और अकाउंट फ्रीज होने की वजह से ये तो बीजेपी की कुटिल नीति है ही, कि सामने वाले व्यक्ति को कैसा प्रमुख करना या पार्टी को कैसा दावत स्थिति में लाना। अगर किसी का बैंक अकाउंट ही फ्रीज किया जाता है तो कैसे कहाँ से कर सकते हैं जी। तो इस अमरावती के लोकसभा में बलन भाव की टिकट जो है वो लाने से लेकर और अभी जीत तक पहुंचाने तक यशोमती ठाकुर ने तन मन धन से सहयोग किया हुआ। पार्टी के लिए, प्रचार के लिए सभाएं है, मीटिंग्स है, कॉमन मीटिंग्स है, आने वाले बाहर के मेहमान हैं उनकी सभाएं है, ढोल ताशे नगाड़े तो होती है, प्रचार सामग्री है, पोस्टर्स है, बैनर्स है, इंटरव्यूज है या टीवी एड्स है, ये पूरा खर्चा लाखों करोड़ों में। पैसा ना होने की वजह से कांग्रेस ने अपील किया है सामान्य जनता को, थोड़ा डोनेट कीजिए। लोगों ने डोनेट किया है और अमरावती में भी कांग्रेस के जो पुराने जो नेता थे, कांग्रेस के सदस्य हैं, जो नए लोग बने हैं, कुछ स्वयंसेवी लोग हैं, उन्होंने भी अपने फंड से वरुण जी का प्रचार किया है। और ये इस सब प्रोसेस को लागू करवाने के लिए या उसको मुख्य धारा में लाने के लिए यशोमती जी का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ, बलवंत वानखेड़े जी क्या है, शब्दों के जो बाण होते हैं, शब्दबाण चलाने में बलवंत जी इतने सक्षम नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। उनके सामने शब्दबाण चलाने में माहिर उम्मीदवार है नवनीत राणा जी। एक्टिंग तो उन्हें आती है लेकिन शब्दबाण चलाने में माहिर है। आनंद राजे आम्बेडकर थे, उन्हें भी शब्दबाण चलाना आता है। प्रहार बच्चू कडू की पार्टी से जो दिनेश बुक खड़े थे, दिनेश बुक जी और बच्चू कडू जी शब्दबाण चलाने में वो भी बहुत एक्सपर्ट महारत रखते हैं। इनके सामने शब्दबाण चलाने में बलवंत जी की जगह पर एक माहिर व्यक्ति होना चाहिए था, एक माहिर व्यक्तिमत होना चाहिए था। वो व्यक्तिमत यशोमती ठाकुर है। यशोमती ठाकुर के शब्दबाण के सामने मैं तो समझता हूँ कि बाकी तीनों फीके हैं। शब्दबाण ही नहीं है, उनका एक प्रभाव है क्योंकि विधायिका रह चुके 3 बार तिवसा से जीत कर आई है और तिवसा विधानसभा में रहते समय में उनके जो कार्य है और उन कार्य के बल पर उनका जो अनुभव है, वो अनुभव इस समय में बलन भाव वानखेड़े को जीत के दहलीज पर पहुंचाने में बहुत काम है। और बलन भाव अगर जीत जाते हैं तो आप ध्यान में रखना कि बलन भाव वानखेड़े बुद्धिस्ट व्यक्ति, अनुसूचित जाति राखी सीट होने की वजह से बुद्धिस्ट व्यक्ति है और एक बुद्धिस्ट व्यक्ति के लिए काम करने का जो मादा है वो स्वर्ण समाज या उच्च वर्णीय अगर कैटेगरी अगर मानना नहीं चाहिए, यशोमती ठाकुर उसमें आती है। और उस व्यक्तिमत्व ने यशोमती ठाकुर ने बलन भाव वानखेड़े इतना सामने लाया कि आज वो लोकसभा में सांसद बनते हैं और वो सांसद बनते हैं और कांग्रेस की सत्ता सेंट्रल में आती है। तो आपको मैं लिख कर देता हूँ, बलन भाव वानखेड़े वहाँ केंद्रीय मिनिस्टर ऐसा समाज का। और इस सबका जो फल मिलने वाला जो मीठा फल से कहते हैं, हमारे जो इंटरव्यू में आते तीखे सवाल, अभी तीखे सवाल की जगह मीठे फल मिलने वाले मिनिस्टर बनते हैं और उसका पूरा दारोमदार और पूरा श्रेय एक में व्यक्ति हो जाता है। ये तो मैं आप भी माने कि मेरे मतलब जनता ने सब किया है, जनता को कोई नहीं पता लेकिन जनता से इसलिए यशोमती का और इस जीत का श्रेय मैं यशोमती ठाकुर को ही दूंगा।
इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात एकदम सही। चलिए, धन्यवाद।